नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विटानन पे। आज की स्टूडेंट को बताने वाला हूँ एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन आप लोग देख रहे हो 2025 से 29। तो मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जी आप बिल्कुल सही सुने। तो मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ बीएससी 1 पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है बीएससी 1 पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये सारे स्टूडेंट का कंपलसरी पेपर है। अगर ये आप सेमेस्टर 1 में हो और सेशन आपका 2025 से 29 है, तो सारे स्टूडेंट का ये पेपर कंपलसरी पेपर है। चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो बीएससी 1 पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, इसका मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के और मैं ऐसा क्वेश्चन आपको दूंगा जिसको क्लियर लिखे एग्जाम में यही आएगा। और एक ही चीज को मैं रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है। तो ये बीएससी 1 पेपर यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पहला यूनिट होने वाला आज के वीडियो। और यहाँ पे देख तो इसका जो एग्जाम होगा मैं आपको बता दूं, ग्रुप ए और बी का जो है होगा इसका 24 मार्च को और ग्रुप सी का होगा 25 मार्च को, है ना। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लियर लिखा कि एग्जाम से पहले देख लो। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, है ना। चलिए तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ नेक्स्ट यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सबसे पहले आपका सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि आखिर आपको पढ़ना क्या, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, पास करने के लिए कितना मार्क्स होगा, टाइमिंग कितना मिलेगा, सारी चीजें देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा कि ये सेमेस्टर 1 का है। और यहाँ पर आप देखोगे पेपर का नाम भी लिखा हुआ है वैल्यू एडेड कोर्स, जिसको हम बीएससी 1 को बोलते हैं वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। उसका पेपर का नाम क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। और यहाँ पे देखिए टोटल जो है क्लियर लिखा हुआ है कि जो ये एग्जाम होगा ना, ये टोटल फुल मार्क्स 50 है। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा फुल मार्क्स। जिसमें से आपको एग्जाम के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो यहाँ पे 1.5 आवर्स लिखा है, लेकिन आपका 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आपका एग्जाम के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 50 में आपको पास करने के लिए कम से कम 20 अंक लाना होगा। 50 में यदि आप 20 अंक लाते हैं तो आप इस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। चलिए और भी चीजें मैं आपको जानकारी दे दूं। इसका जो एग्जाम होगा वो आप लोग को एमसीक्यू एग्जाम होगा। क्या होगा, एमसीक्यू। एमसीक्यू कहने का मतलब है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपका कोई एक क्वेश्चन दे देगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो टोटल आपका 50 क्वेश्चन, एक नंबरिया क्वेश्चन रहेगा। टोटल आप लोगों का 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जिसको हम बोल सकते हैं 1 गुना 50, यानी कि 50 मार्क्स का टोटल फुल मार्क्स 50 है, जिसमें आपको पास करने के लिए जो है 20 अंक लाना होगा पास करने के लिए। समझ गए। चलिए तो एक क्वेश्चन देगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको गोल घेरा करना। जैसे आप इसी पेपर का एग्जाम दिए, इसी हिंदी का दिए, सेम वैसे ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे आपका क्लियर लिखा कि आपको जो है यूनिट 1 में क्या पढ़ना है ना। तो इसमें टोटल 2 ही यूनिट है, आप देखोगे ध्यान से, यूनिट 1 और यहाँ पे यूनिट 2। सॉरी, तो यहाँ पे यूनिट 1 का ही दिख रहा है, तो बाकी का भी है लेकिन ये एक ही पेज में अटैच नहीं हुआ, ठीक है। आपका ये सिलेबस है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराता हूँ इसका, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या, और देखिए एमसीक्यू टोटल क्वेश्चन दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बता दूं, टोटल जो है यूनिट 1 का मैं 300 प्लस क्वेश्चन को तैयार किया हूँ। कितना, 300 प्लस। अगर भी आप ये 300 प्लस क्वेश्चन कर लेते हो भाई, आप समझ सकते हो यूनिट 1 में जितना भी क्वेश्चन बनता है, टोटल क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ। यूनिट 1 से जितना भी क्वेश्चन बनेगा टोटल में बना चुका हूँ, वो भी यूनिट 1 से टोटल 300 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। और अगर आप ये 300 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कम से कम 50 मार्क्स का है टोटल। तो 300 में देखिए 25 मार्क्स आपका गारंटी है, आपका आ जाएगा, गारंटी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। अगर ये टोटल आप 300 प्लस क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप एग्जाम में आराम से 25 नंबर लाओगे। बाकी यूनिट 2 का भी लाऊंगा मैं 300 प्लस क्वेश्चंस, यानी कि टोटल इस पेपर का मैं 600 प्लस क्वेश्चंस लाऊंगा टोटल, ठीक है। इस पेपर का कितने क्वेश्चंस आएगा, 600 प्लस। और ये 600 प्लस कर लोगे तो आपका 50 नंबर फिक्स है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। तो अगर आप 300 करोगे तो आप 25 नंबर लाओगे। और मैं आपको बता दूं, जितना क्वेश्चन देता हूँ इसमें 90 से 80% क्वेश्चन मेरा मैच करेगा। ये रियल बात है, आप देख लेना एग्जाम में यदि आपको यकीन नहीं है तो। चलिए तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखिए एक एक करके मैं शुरू करता हूँ, जितना भी हो सकेगा इस वीडियो में, जितना तक इसमें टोटल 300 क्वेश्चन बना हुआ यूनिट 2 का, सॉरी यूनिट 1 का टोटल 300 क्वेश्चन तैयार किया हूँ मैं। तो जितना भी होगा इस वीडियो में मैं आपको करा दूंगा। अगर यदि 300 प्लस क्वेश्चन आज नहीं हो पाता तो नेक्स्ट डे इससे आगे का मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल इस पेपर का टोटल 600 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसी तरह से आपका एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन जो है आपका दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। तो इसी तरह से आपका एग्जाम पैटर्न ये सेम रहने वाला है। वहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका 50 को रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है कि भारतवर्ष शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है ना। यहाँ पे क्या बोला गया कि जो भारतवर्ष
शब्द है का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ था? ग्रंथ का यहाँ पे नाम पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था वो महाभारत में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? महाभारत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो देखिए मैं ऑप्शन एक एक करके नहीं बताऊंगा, देखिए ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर बताऊंगा। ठीक ठीक है, क्योंकि एक एक करके बताना जो है काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी पेपर का भी आप लोगों को तैयारी कराना है ना। तो इसी तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको दिया हूँ सेम ऐसे ही आपका एग्जाम में आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप एक कॉपी और एक कलम लेके जरूर बैठ जाइए। इससे फायदा क्या है कि आपको मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ आराम से एकदम लिखिए, कोई टेंशन नहीं वाली, वीडियो को रोक रोक के आराम से आप लिखिए और हर एक क्वेश्चंस को आप लिखिए और हर एक क्वेश्चंस को आप ज्यादा नहीं 10 बार पढ़ना, हर क्वेश्चन को 10 बार। और ये 10 बार आप एक क्वेश्चंस को पढ़ के जाओगे तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे ही आप एग्जाम में जाओगे वो क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको जो पढ़ के आए हैं उसमें कहीं ना कहीं लगेगा कि ये सुने हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, तो उसको ही आप गोल घेरा करके आओ, सही करके आओगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कॉपी और एक कलम लेके आप लोग जरूर बैठिएगा। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला गया कि वसुदेव कुटुंब कुटुंबकम का अर्थ है क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पूरी पृथ्वी एक परिवार है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि सर्वे भवन्तु सुखीन का अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सब सुखी रहे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि भारत में जनपदों का उदय किस काल में हुआ था? भारत में जो है जनपदों का उदय किस काल में हुआ था? तो वो जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, यहाँ पे बोला गया देखो ज्यादातर जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर इसमें क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा, है ना। देखिए बोला गया है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे बोला गया कि अशोक किस वंश का शासक था? ठीक है ना, तो अशोक किस वंश का शासक था? देखिए नीचे यहाँ पे आंसर इसका दिया गया। तो अशोक जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। कौन सा वंश का? अशोक जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। चलिए फिर यहाँ पे देखिए बोला गया है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो था कनिष्क था। क्या था? कनिष्क। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है ना। गुप्त काल को हम लोग जो है स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्वर्ण युग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो है वो बाबर था। कौन था? बाबर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे नीचे आप लोग देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था पाला शिवाजी। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित था? तो विजयनगर साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में स्थित था। फिर यहाँ पे देखिए बोला गया है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, लिखा हुआ गायब हो जाता है ना। चलिए बोला गया कि एकता में विविधता का अर्थ क्या है? तो यह इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अलग अलग होते हुए भी एकता। चलिए फिर यहाँ पे देखिए बोला गया है कि वर्ण व्यवस्था कितने भागों में विभाजित है? तो वर्ण व्यवस्था मैं आपको बता दूं टोटल 4 वर्णों में विभाजित है। इसके बारे में आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो इसके बारे में टोटल A to Z जानकारी दिया गया है, 4 वर्णों के बारे में कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। अगर हमको टाइम मिलेगा आगे चल के मैं हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए फिर बोला गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए सॉरी, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट तो बोला गया कि तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था? तो तक्षशिला जो है वो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए फिर बोला गया है कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नीचे देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एकता भी होगा और विविधता भी होगा, यानी कि दोनों होगा। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये दोनों होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला गया है कि सर्वधर्म समभाव का अर्थ क्या है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सभी धर्म समान, ऑप्शन बी। फिर बोला गया है कि चोल वंश चोल वंश कहाँ प्रसिद्ध था, है ना। क्या बोला गया कि चोल वंश कहाँ प्रसिद्ध था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दक्षिण भारत में प्रसिद्ध था चोल वंश। चलिए, फिर यहाँ पे बोला गया है कि भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, तो भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, तो इसका होगा आध्यात्मिकता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि भारत नाम की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो भारत नाम की उत्पत्ति जो है वो भरत चक्रवर्ती के नाम से मानी जाती है, कि इसी से माना जाता है, ठीक है, भरत चक्रवर्ती के नाम। चलिए, फिर यहाँ पे बोला गया कि ऋग्वेद किस काल से संबंधित है, तो ऋग्वेद किस काल से संबंधित है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वैदिक काल से संबंधित है, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे बोला गया कि सत्य में जयते किस ग्रंथ से लिखा गया है, तो सत्य में जयते जो ग्रंथ लिखा गया वो उपनिषद से लिखा गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो महाजनपद जो है 16 महाजनपद था। कितना महाजनपद था, टोटल 16। करेक्ट आंसर है उसका सी हो जाएगा, महाजनपदों की संख्या 16 है। चलिए, उसके बाद बोला गया कि गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो गुप्त वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो समुद्रगुप्त था। कौन था, समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था, तो हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में देखा पे बोला गया कि धर्म का मूल अर्थ क्या है, तो धर्म का जो मूल अर्थ है वो है कर्तव्य, जिसको हम ड्यूटी बोलते हैं। चलिए, उसके बाद बोला गया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र का लेखक जो है चाणक्य है। कौन है, चाणक्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखते बोला गया है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का आधार क्या है, तो इसका होगा जन्म। क्या होगा, जन्म, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट आप लोग देखो, बोला गया है कि गुरुकुल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका था गुरुकुल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शिक्षा होता है। क्या, शिक्षा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में स्थित है। चलिए, फिर यहाँ पे बोला गया कि सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो सिख धर्म की जो स्थापना हुआ था वो गुरु नानक के द्वारा हुआ था। चलिए, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भक्ति आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो यहाँ पे देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईश्वर भक्ति। क्या होगा, ईश्वर भक्ति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया कि सूफी आंदोलन किससे संबंधित है, तो सूफी आंदोलन जो है आध्यात्मिकता से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बोला गया कि संस्कृति संस्कृति का अर्थ क्या है, तो संस्कृति का जो अर्थ है वो है जीवन शैली। क्या, जीवन शैली, ऑप्शन बी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि भारतीय समाज में परिवार का प्रकार क्या है, तो भारतीय समाज में परिवार का प्रकार है जो है एकल भी है और संयुक्त दोनों है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। फिर यहाँ पे देखो, बोला गया कि लोकतंत्र का अर्थ है क्या है, तो लोकतंत्र का जो अर्थ होता है वो है जनता का शासन। क्या होता है, जनता का शासन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देखो, बोला गया कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सभी धर्म समान, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया है कि संविधान का अर्थ क्या है, तो संविधान का जो अर्थ होता है वो है नियमों का समूह। क्या होता है, नियमों का समूह, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट आप लोग देखो, बोला गया कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता है एकता भी है और विविधता भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोनों होगा, ऑप्शन सी। फिर देखिए, बोला गया कि सर्व धर्म समभाव किसका प्रतीक है, तो वो है समानता का। किसका है, समानता का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आप लोग देखो, बोला गया कि भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ज्ञान का प्रसार। क्या होता है, ज्ञान का प्रसार, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आप लोग देखो, बोला गया कि वर्ण
वर्ण शब्द का अर्थ क्या है? तो वर्ण शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा वर्ग। क्या होगा? वर्ग होगा, क्लास जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे बोला गया कि संस्कार का अर्थ क्या है? तो संस्कार का जो अर्थ होता है वो होता है, देखिए यहाँ पे नीचे बोला गया संस्कार का जो अर्थ होता है वो संस्कार ही होगा। क्या होगा? संस्कार का अर्थ क्या है? तो संस्कार ही यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट वन बोला गया कि परंपरा क्या है? तो परंपरा जो होती है उसको परंपरा क्या है? तो वो है पुरानी कथा। क्या है? पुरानी प्रथा जिसको हम बोलते हैं पुरानी प्रथा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला जाता है कि सभ्यता का अर्थ क्या है? तो सभ्यता का जो अर्थ होता है वो होता है विकास भी होता है और जीवन स्तर। तो ये दोनों होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए बोला गया कि भारतीय संस्कृति किस पर आधारित है? तो भारतीय संस्कृति जो है वो किस पर आधारित है? तो आध्यात्मिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बोला गया कि कुषाण वंश किस क्षेत्र से संबंधित था? तो कुषाण वंश जो था वो किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मध्य एशिया से संबंधित था। उसके बाद देखिए बोला गया कि गुप्त वंश के समय कौन सी भाषा प्रमुख थी? तो गुप्त वंश के समय जो है संस्कृत भाषा जो है प्रमुख थी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो बोला गया कि सामाजिक संरचना क्या है? तो सामाजिक संरचना क्या होगा? तो समाज की बनावट होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नीचे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बोला गया देखिए कि भारतवर्ष का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो वो है जो है विष्णु पुराण में मिलेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला गया कि वैदिक काल में समाज का मुख्य आधार क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पशुपालन। क्या होगा? पशुपालन। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बोला गया कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो अर्थ है वो होता है श्रेष्ठ। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बोला गया सभा और समिति क्या थी? तो सभा और समिति क्या थी? राजनीतिक संस्था थी। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए बोला कि जनपद का अर्थ क्या है? तो जनपद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? देखिए तो जनपद का जो अर्थ होता है वो होता है राज्य। राज्य को बोलते हैं जनपद। चलिए उसके बाद देखिए बोला गया कि महाजनपद शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो महाजनपद जो है किसके लिए प्रयोग होता है? तो बड़े राज्य के लिए वो प्रयोग होता है। चलिए फिर बोला गया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक आपको पता होगा कि कौन था? तो वो गौतम बुद्ध था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर अपने नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बोला गया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक जो है महावीर स्वामी थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा महावीर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बोला गया कि अहिंसा का सिद्धांत किस धर्म में प्रमुख है? तो जो है हिंदू धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी ये सभी होगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे बोला गया कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लोग देखिए बोला गया कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने जो है आपको पता होगा एक कलिंग युद्ध हुआ था, उसी के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कलिंग। चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। बोला गया कि धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो जो धर्म का प्रचार और प्रसार जो हुआ था वो अशोक के द्वारा हुआ था। तो सम्राट अशोक के द्वारा हुआ था। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। फिर नीचे आते हैं यहाँ पे बोला गया है कि गुप्त काल में कौन सा विज्ञान विकसित हुआ? तो गुप्त काल में जो है वो गणित का जो विकसित हुआ था, मैथमेटिक्स। ठीक है, गणित। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे देखिए बोला गया कि आर्यभट्टम किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो जो है गणित। आर्यभट्टम किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो है जो गणित हुआ वो श्रेष्ठ था आर्यभट्टम। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर वो यहाँ पे बोला गया कि नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो है शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। फिर यहाँ पे देखिए गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो गुरुकुल में जो शिक्षा का वो क्या माध्यम था वहाँ पे देखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संस्कृत का था। क्या था? संस्कृत। गुरुकुल में संस्कृत भाषा में बताया जाता था। इसके बाद देखिए बोला गया कि
दिल्ली, थोड़ा सा लोग वेट कीजिए। बोला गया कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रमुख शासक था वो था इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिए बोला गया कि मुगल शब्द किस भाषा से आया? मुगल शब्द किस भाषा से आया? तो वो तुर्की भाषा से आया था। फिर बोला जाता है कि अकबर की नीति क्या थी? तो अकबर की जो नीति थी वो था दीन ए इलाही। चलिए, उसके बाद बोलता है कि राजपूत किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो राजपूत जो है वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है कि माराठा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो माराठा वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र से संबंधित है, ऑप्शन ए। फिर यहाँ पे बोला गया कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? ठीक है, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब था। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन बी। इसके बाद बोला जाता है कि भारतीय समाज में भाषा की क्या भूमिका है? तो भाषा की क्या एकता भी है, विविधता भी है, दोनों होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे बोलता है कि जाति प्रथा किस पर आधारित है? तो वो जन्म पर आधारित है। देखिए एक दो क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है कि संस्कृत का प्रमुख तत्व क्या है? तो संस्कृति का प्रमुख तत्व क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाषा है, धर्म है, परंपरा है, ये सभी आता है संस्कृति में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल, यानी सभी। चलिए, फिर बोला गया कि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संविधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है शासन, न्याय, समानता, ये तीनों भी होता है उसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल, यानी सभी। फिर देखिए बोला गया कि धर्म चक्र क्या दर्शाता है? तो धर्म चक्र आखिर आप लोगों को क्या दर्शाता है? तो जो धर्म चक्र जो दर्शाता है वो देखिए धर्म को बताता है। फिर यहाँ पे देखिए सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ क्या है? कहीं ना कहीं आप सुने सत्यम शिवम सुंदरम, सुने कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सत्य, शिव और सुंदर। चलिए, उसके बाद देखिए बोला गया कि ज्ञान विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो वो होगा विकास, ऑप्शन ए, डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला कि भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है? तो वो होगा अहिंसा, सत्य और शांति। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, ये तीनों ही होगा, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, इनमें सभी। फिर देखिए बोला गया कि परिवार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परिवार का आखिर जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सुरक्षा भी होता है, पालन पोषण करना होता है और शिक्षा भी होता है। तो ये तीनों चीजें आता है उसी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी, ये सभी होता है। फिर बोलता है कि समाज क्या है ना। तो समाज क्या है वो देखिए। तो समाज का जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्यक्तियों का समूह होता है समाज। फिर यहाँ पे देखिए बोला गया है कि भारतीयता का अर्थ क्या है? तो होगा सभी होगा, क्या होगा? संस्कृति है, परंपरा है, मूल्य है, तो ये तीनों आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सभी होगा। उसके बाद देखिए बोला कि विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का जो अर्थ है वो होता है प्रगति, जिसको हम प्रोग्रेस बोलते हैं, ऑप्शन ए। उसके बाद बोलता है कि पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? एक प्रकृति है, नेचुरल। फिर देखिए बोला कि सतत विकास का अर्थ क्या है? तो सतत विकास का जो अर्थ होता है वो है भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना। फिर बोलता है कि आध्यात्मिकता क्या है? तो वो जो आध्यात्मिकता है वो जो क्या है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा आत्मज्ञान। ठीक है, आत्मज्ञान। फिर वो बोलता है कि नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या है? तो नैतिकता देखते हैं क्या है। तो इसका जो सही नैतिकता का अर्थ क्या होगा? तो सही गलत का ज्ञान। ठीक है, सही गलत का ज्ञान। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, बोला कि संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोई जीवन शैली और विकास इसका संबंधित है, जीवन शैली और विकास से संबंधित है। फिर देखिए यहाँ पे बोला है कि भारतीय समाज का भविष्य किस पर निर्भर है? तो भारतीय समाज का जो भविष्य है वो किस पर है? तो युवा पर भी है, एजुकेशन शिक्षा पर भी है और मूल्य पर भी है। तो ये तीनों होना चाहिए तभी ना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए देख, तो आप लोग का 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है।
और यहाँ पे 24 मिनट का लगभग ये वीडियो बन चुका है। देखिए जितना हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा और जो क्वेश्चन देता हूँ उसको आप जरूर कीजिए, है ना? क्योंकि भाई देखिए आप लोग का जो एग्जाम है वो एमसीक्यू होगा और एमसीक्यू देखिए कहाँ से क्या कुछ पूछ देगा ये कहना मुश्किल है ना? इसीलिए इतना सारा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता होगा कि टोटल जो है ग्रुप ए में पूछा जाता है सुबह को, फिर सेकंड सिटी में ग्रुप बी में पूछा जाता है, फिर अगले दिन ग्रुप सी पूछा जाता है। तो देखिए 50-50 आप ऐसे करके जोड़ोगे तो इसमें ग्रुप ए में 50 क्वेश्चन पूछता है, फिर ग्रुप बी में 50 क्वेश्चन पूछता है, फिर ग्रुप सी में तो जोड़ोगे टोटल इतना कितना हो गया 150 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 600 क्वेश्चन याद करोगे, उसमें आपका 150 क्वेश्चन मैच करेगा। अब आपको क्या चाहिए इसमें, है कि नहीं? तो मैं ये नहीं कहता कि ये 600 प्लस क्वेश्चन दे दूंगा तो आप आराम से आपका जो 50 में 50 ले आओगे। देखिए आप यदि अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, जितना क्वेश्चंस दूंगा मैं, तो आप 80 से 90% क्वेश्चन आपका आएगा और आराम से आप उतना नंबर ला पाओगे। 80 से 90% इतना आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, जो रियल बात है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से मेहनत करके पढ़ोगे तब। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कि भारतवर्ष की अवधारणा किस पर आधारित है? जो तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भौगोलिकता, भौगोलिक एकता पर निर्भर है, सांस्कृतिक एकता पर निर्भर है और राजनीतिक एकता पर भी निर्भर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए फिर बोला गया कि वैदिक काल में गो का क्या महत्व था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन सभी, भोजन भी था, धन भी था, पूजा भी था। तो ये तीनों होता था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। फिर देखिए बोला है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कितना मंडल है, चलिए वो देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टोटल 10 था। उसके बाद देखिए बोला कि उपनिषद किससे संबंधित है? तो उपनिषद जो है वो किससे संबंधित है? तो आपका ज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्ञान से। चलिए फिर यहाँ पे देख तो बोला गया कि धर्म और कर्म का संबंध क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो परस्पर संबंधित था, ऑप्शन सी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देख तो बोला गया कि महाजनपद काल का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो होगा जो प्रमुख आर्थिक आधार था वो था एग्रीकल्चर, कृषि भी था, उद्योग भी था और व्यापार भी था। तो ये तीनों चीजें था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, सभी हो जाएगा। फिर देखिए बोलता है कि मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मौर्य प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी वो था केंद्रीकरण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए बोला गया कि अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र जो है वो धर्म और राजनीति दोनों से संबंधित है, इसलिए करेक्ट आंसर जो और अर्थव्यवस्था से भी संबंधित था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देख तो सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बोला गया ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित था? तो राजनीति से संबंधित था और अर्थव्यवस्था से संबंधित था। तो ये दोनों सही था, ठीक है, ये वाला नहीं हुआ। तो करेक्ट आंसर इसका क्या? ऑप्शन सी, ओ सॉरी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये दोनों आ जाता है उसी में। चलिए देखिए बोला गया कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो अशोक का जो शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में है। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा किस नाम से जानी जाती थी? तो वो दिनार के नाम से जानी थी। स्वर्ण मुद्रा को हम लोग दिनार के नाम से जानते थे। फिर बोला जाता है कि कालिदास किस काल से संबंधित है? तो कालिदास जो है गुप्त काल से संबंधित है, जिसको हम गुप्त काल बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर बोलता है कि मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज जो है यूनान का दूत था, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि दिल्ली सल्तनत में इक्का प्रणाली क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत में जो इक्का प्रणाली थी वो थी भूमि राजस्व व्यवस्था था। फिर यहाँ पे बोला गया कि अल्लाउद्दीन खिजली किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अल्लाउद्दीन खिजली देखिए किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन बी। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस को आप लोग, बोला कि मुगल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उसका था केंद्रीकरण। क्या था? केंद्रीकरण। फिर बोलता है कि मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। फिर देखिए बोलता है कि शिवाजी
का प्रशासन किस प्रकार का था? तो इसका जो था विकेंद्रीकरण, विकेंद्रित था, विकेंद्रिक विकेंद्रीकृत था। ठीक है, क्या था? विकेंद्रीकृत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पे देखिए बोला कि भक्ति आंदोलन किसके खिलाफ था? तो भक्ति आंदोलन जो था वो जाति भेद, वो धार्मिक कट्टरता पर था। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि ये दोनों था। चलिए, फिर बोलता है कि सूफी संत किसका प्रचार करते थे? तो सूफी संत जो है वो प्रेम का भी प्रचार करते थे, भक्ति का भी प्रचार करते थे और समानता का भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल सभी। फिर देखिए यहाँ पे बोला गया कि भारतीय समाज में संस्कृति का विकास कैसे हुआ? तो वो होगा मिश्रण से। किससे हुआ था? मिश्रण से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान में कब शामिल हुई? तो 1976 में शामिल हुआ था। ऑप्शन बी। फिर बोलता है कि मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार जो है नागरिक से संबंधित है। ऑप्शन ए। फिर यहाँ पे बोलता है कि मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? तो वो नागरिक से संबंधित है। इसके बाद देखिए बोला कि संविधान की प्रस्तावना क्या दर्शाती है? तो वो दर्शाता है उद्देश्य। फिर देखिए बोला कि सत्य में जयते कहाँ अंकित है? तो सत्य में जयते कहाँ पर अंकित है? तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित है सत्य में जयते। फिर बोलता है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो आपको पता होगा वो 24 होता है। कितना होता है? 24 अशोक चक्र में। चलिए, फिर बोलता है कि भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो भारतीय ध्वज में जो रंग होता है वो टोटल 3 रंग होता है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि जन गण मन किसने लिखा? तो वो जो है टैगोर ने लिखा था। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। फिर देखिए बोला कि वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम जो लिखा हुआ है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो बतो बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए बोला कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर बोलता है कि लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो वो जनता का करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। फिर बोलता है कि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टेट होगा, राज्य। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में। फिर बोलता है कि लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकतंत्र में आपको पता होगा चुनाव है, स्वतंत्रता है, समानता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये तीनों में आता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सभी। न्याय का अर्थ क्या है? तो न्याय का जो अर्थ होता है वो है सही निर्णय होना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। फिर बोलता है कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है वो देखिए इसका क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखिए अधिकार होगा। क्या होगा? अधिकार होता है। फिर बोलता है कि समानता का अर्थ क्या है? तो समानता का अर्थ जो होता है वो है समान अवसर। क्या? समान अवसर। ऑप्शन बी। फिर बोलता है कि भाईचारा क्या है? तो भाईचारा क्या है? एक एकता है। क्या? एकता। फिर बोलता है कि संविधान का संरक्षक कौन है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। क्या? सर्वोच्च न्यायालय। फिर बोला गया कि भारतीय लोकतंत्र की शक्ति क्या है? तो वो है जनता। फिर देखिए यहाँ पे बोला कि भारतीय संस्कृति का विकास किस प्रक्रिया से हुआ? तो होगा समन्वयन से हुआ है। ठीक है, समन्वयन। फिर देखिए यहाँ पे बोला गया है कि थोड़ा सा वेट कीजिए, धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो धर्म का जो प्रमुख उद्देश्य है कर्तव्य पालन। क्या? ड्यूटी। फिर बोलता है कि कर्म सिद्धांत क्या है बताता है? तो कर्म सिद्धांत क्या बताता है? तो कार्य और परिणाम को बताता है। फिर बोलता है कि मोक्ष का अर्थ क्या है? तो है मुक्ति। क्या? मुक्ति। फिर यहाँ पे देखिए बोला गया कि 4 पुरुषार्थ कौन कौन से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
फिर बोलता है कि वर्ण व्यवस्था का आधार मूलतः क्या था? तो वर्ण व्यवस्था का जो मूल आधार था, तो वो क्या था? तो वो था कर्म था, वर्क, कार्य। फिर बोलता है कि कठोरता कब आई? तो जाति प्रथा में कठोरता कब आई थी? तो जो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मध्यकाल में आया था। कब आया था? मध्यकाल में। फिर देखिए, बोला गया कि गुरुकुल शिक्षा का उद्देश्य क्या था? गुरुकुल शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो वह चरित्र प्रमाण। क्या था? चरित्र प्रमाण, सॉरी, चरित्र निर्माण, उल्टा मैंने बोल दिया है, चरित्र निर्माण होगा। ठीक है, चलिए। फिर बोला जाता है कि नालंदा, थोड़ा सा वेट कीजिए, बोला है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो वो है गुप्ता काल में से। फिर बोलता है कि तक्षशिला किस देश में स्थित है वर्तमान में? तो वो पाकिस्तान में था। तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। फिर बोला गया कि संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? तो वो है प्राचीन। हिंदू धर्म की मुख्य विशेषता क्या है? तो हिंदी धर्म की जो मुख्य विशेषता है वो अनेकता है। क्या? अनेकता। फिर बोलता है कि बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो है मध्यम मार्ग। क्या था? मध्यम मार्ग। फिर देखिए, बोला गया कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर माने जाते हैं? तो 24 तीर्थकर माने जाते हैं। फिर बोलता है कि सूफी वाद का मुख्य तत्व क्या है? तो वो था प्रेम लव। फिर बोलता है कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या था? तो वो था सामाजिक सुधार और धार्मिक एकता, ये दोनों था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। फिर देखिए, फिर बोला जाता है कि भारतीय समाज का आधार क्या है? तो भारतीय समाज का जो आधार है वो है परिवार। क्या है? परिवार होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए, फिर देखिए, यहाँ पे बोला जाता है कि थोड़ा सा वेट कीजिए, संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है? तो संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे देखिए, बोला गया है कि साथ रहना। क्या होता है? साथ रहना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बोला गया कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो होगा विविधता भी है, एकता भी है। तो दोनों होगा, इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। फिर बोला जाता है कि लोक परंपरा क्या है? तो इसका जो है मौखिक परंपरा। क्या होगा? मौखिक परंपरा इसका करेक्ट आंसर। फिर देखिए, बोला गया कि कैसे संस्कृति कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिक्षा और परंपराओं के अनुसार चलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, ये दोनों के अनुसार होता है, शिक्षा और परंपरा दोनों। उसके बाद बोला जाता है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली में क्या शामिल है? तो वो क्या है? आयुर्वेद है, योग है, ज्योतिष है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर सभी होगा। फिर देखिए, बोला कि योग का उद्देश्य क्या है? तो शरीर भी है, मन है, आत्मा है। तो ये तीनों आ जाता है कि में, तो सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर देखिए आगे कि आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद जो है वो आपका स्वास्थ्य से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है। फिर बोलता है कि ध्यान क्या है? तो ध्यान क्या है? कि मन की एकता को हम बोलते हैं ध्यान। फिर ये पे देखिए, बोलता है कि संस्कृति का निर्माण किनसे होता है? तो मूल्य से भी होता है, परंपरा से होता है और व्यवहार से होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये तीनों होगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर ऑल सभी। फिर बोलता है कि नैतिक मूल्य क्या है? तो नैतिक मूल्य क्या है? तो सही गलत। फिर बोलता है कि भारतीयता की पहचान क्या है? तो होगा संस्कृति है, परंपरा है, मूल्य है। तो सभी होगा इसका करेक्ट आंसर सभी। सतत विकास किससे जुड़ा है? तो सतत विकास सबको बताता है कि किससे जुड़ा है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा। ये जो है सतत विकास जो था वो आपका पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है, समाज से भी जुड़ा हुआ है और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर बोलता है कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो पर्यावरण संरक्षण जो है जीवन के लिए, विकास के लिए और भविष्य के लिए आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
फिर बोलता है कि समाज का निर्माण किससे होता है, तो वो होगा व्यक्ति से भी होता है, परिवार से होता है, समूह से होता है, तब ना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। फिर बोलता है कि राज्य क्या है, तो राज्य जो है राजनीतिक संस्था। क्या है? राजनीतिक संस्था। फिर बोलता है कि राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र में जो है भूभाग, लोग और संस्कृति आते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी। फिर बोलता है कि राष्ट्र एकता का आधार क्या है, तो राष्ट्र एकता का जो आधार है वो है संस्कृति है, भाषा है, मूल्य है, तो ये सभी होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। फिर बोलता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, सभी होगा। ब्रिटेन भी होगा, अमेरिका भी होगा और आयरलैंड भी होगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। फिर देखिए बोला जाता है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है जनता। फिर देखिए बोला कि न्यायपालिका का कार्य क्या है, तो कानून की व्याख्या। कानून की व्याख्या को ही हमको होता है न्यायपालिका। फिर बोला कि कार्यपालिका का क्या कार्य है, तो वो है लागू करना। क्या है? लागू करना। फिर बोलता कि विधायिका का कार्य क्या है, तो कानून बनाना। क्या है? कानून बनाना। फिर बोलता है कि भारतीय, थोड़ा सा वेट कीजिए, भारतीय कहाँ चला जाता है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी, यानी कि मूल्य पर भी आधारित है, नागरिक पर भी आधारित है और शिक्षा पर भी आधारित है, तो इसका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। फिर बोला जाता है कि धर्म और नैतिकता का में क्या संबंध है, धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है, तो परस्पर जुड़ा। ठीक है, चलिए। फिर बोलता है कि कर्म योग का सिद्धांत किस ग्रंथ में है, तो वो गीता में है। किसमें? गीता में। फिर देखिए बोल रहा है कि गीता में कितने अध्याय है, तो गीता में जो है टोटल कितने अध्याय है, तो 8 है। गीता में 8, सॉरी 18 अध्याय। गीता में कितने अध्याय है, तो 18 अध्याय है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बोलता है कि अहिंसा परम धर्म किसका सिद्धांत है, तो वह हिंदू, जैन, बौद्ध, ये सभी का होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी, ऑप्शन डी। फिर देखिए बोलता है कि भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो होगा मोक्ष। क्या? मोक्ष। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। फिर देखिए बोला गया है कि सांख्य सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो वो है कपिल। फिर बोलता है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि। फिर बोलता है कि न्याय दर्शन किससे संबंधित है, तो तर्क से संबंधित, लॉजिक। वैस वैशेषिक दर्शन का मुख्य विषय क्या है, तो होगा पदार्थ। फिर बोलता है कि मीमांसा दर्शन किससे संबंधित है, तो कर्मकांड से संबंधित है। फिर बोलता है कि वेदांत दर्शन का मुख्य आधार क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा इसका, सभी होगा। जो कि यहाँ पे देखिए वेद भी होगा, है ना, उपनिषद भी होगा, गीता भी होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर तीनों होगा। फिर यहाँ पे देखिए बोला जाता है कि संस्कृति का संरक्षण किससे होता है, तो वो होगा शिक्षा, परंपरा और परिवार, तीनों से होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बोला जाता है कि भारतीय समाज में धर्म की भूमिका क्या है, तो वो होगा सभी होगा। क्या होगा? सभी। एकता भी है, मूल्य भी है और नियंत्रण भी है। फिर देखिए यहाँ पे बोला गया कि आर्थिक विकास का मुख्य आधार क्या है, तो क्या है? शिक्षा है, संसाधन है, श्रम है, तो ये सभी होगा। उसका करेक्ट आंसर सभी। और फिर ये भी बोलता है कि सामाजिक परिवर्तन किससे होता है, तो होगा शिक्षा से होता है, तकनीक से होता है और जागरूकता से होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर।
फिर देखिए बोला है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो इसका जो करेक्ट होगा वो अंतर्राष्ट्रीय होगा, ऑप्शन बी। फिर देखिए बोला गया कि डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो वो होगा तकनीक विकास, ऑनलाइन सेवा, जागरूकता, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे देखिए ई गवर्नेंस क्या है, तो डिजिटल शासन है। थोड़ा सा इसके बारे में मिला जुला हुआ है क्वेश्चन इसमें, ठीक है। एजुकेशन, ये डिजिटल एजुकेशन से जुड़ा हुआ। फिर बोला कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, तो होगा समान अवसर, क्या है? समान अवसर। फिर देखिए आरक्षण का उद्देश्य क्या है, तो वो होगा समानता, ऑप्शन ए। फिर बोला कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, तो स्वतंत्रता है, समान अधिकार है, शिक्षा है, तो सभी होगा, ऑप्शन डी। फिर बोलता है कि शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या है, तो वो होगा आंसर यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या है, तो वो होगा सभी। ज्ञान है, कौशल है, मूल्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सभी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। फिर है कि नई शिक्षा नीति कब लागू हुई, तो नई शिक्षा नीति जो है कब लागू हुआ, तो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ था, आपको पता होगा, क्योंकि आप जो एग्जाम देते हैं उसमें देखना लिखा रहता है नीति 2020। फिर देखिए बोला कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ, तो 2014 में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए फिर बोलता है कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या है, तो आत्मनिर्भरता है। फिर देखिए बोलता है कि स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो सभी हो जाएगा। रोजगार है, नवाचार है ना, व्यवसाय है, व्यवसाय बिजनेस यानी, तो उसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल। फिर बोलता है कि पर्यावरणीय संकट का कारण क्या है, तो प्रदूषण भी है, वनों की कटाई है, औद्योगिकरण है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी होता है ना। फिर बोलता है कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो जल संरक्षण जो है जीवन के लिए है, कृषि के लिए भी है और भविष्य के लिए भी है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। फिर देखिए बोलता है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, तो वो जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, क्या? नवीकरणीय, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए बोला कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो वो होगा प्रदूषण होगा, जंगल की कटाई होगा और ग्रीन हाउस होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। फिर बोलता है कि डिजिटल शिक्षा का लाभ क्या है, तो वो होगा सुलभता भी होता है, लचीलापन भी होता है और लागत भी कम पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। फिर बोलता है कि सोशल मीडिया का प्रभाव क्या है, तो वो ये जो है सोशल मीडिया में क्या है कि सकारात्मक भी होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बोलता है कि साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है, तो साइबर सुरक्षा जो है क्यों जरूरी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे देख तो तीनों ऑप्शन सही होगा इसका। कहाँ चला गया भाई, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। चलिए यहाँ पे है, तो जो है साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है, तो डेटा को सुरक्षा करना, गोपनीयता की रक्षा करना और धोखाधड़ी को रोकना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल यानी सभी। डिजिटल साक्षरता क्या है, तो वो है तकनीक का ज्ञान। फिर यहाँ पे बोलता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, तो मशीन बुद्धि। फिर यहाँ पे बोलता है कि रोबोटिक किससे संबंधित है, तो वो मशीन से संबंधित है। फिर बोलता है कि डेटा क्या है, तो डेटा जो है इंफॉर्मेशन भी है, संख्या भी है, नंबर यानी तथ्य भी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। फिर बोलता है कि इंटरनेट क्या है, तो नेटवर्क है। वेबसाइट क्या है, तो वेब पेज समूह। तो यहाँ पर देखिए बोला कि वेबसाइट क्या है ना, तो वेब पेज वेब का समूह है। एक चीज मैं बता दूं, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है यहाँ वहाँ का मिला हुआ है, जैसे डिजिटल एजुकेशन का होगा, कंप्यूटर आईडी, वो वाला पेपर का भी थोड़ा सा इसमें मिला हुआ है। सिलेबस में है क्या पता नहीं, तो ऑटोमेटिक आया है, पता नहीं, देखते हैं। फिर यहाँ पे बोला कि डिजिटल भुगतान क्या है, तो वो होगा ऑनलाइन भुगतान होगा। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन मैच भी नहीं हुआ, इसका मतलब इसका सिलेबस में होगा ही, है ना।
फिर बोला कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार आधार क्या है, तो वो होगा वेद भी है, उपनिषद भी है और शास्त्र भी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब सही आ रहा है। बोला गया कि त्रुटि किसे कहा जाता है ना, तो इसका जो करेक्ट होगा वो सुने गए ग्रंथ को कहते हैं। ठीक है, फिर बोलता है कि स्मृति क्या है, स्मृति जो होगा वो होगा लिखित ग्रंथ। क्या, लिखित ग्रंथ। फिर बोलता है कि वेद कितने हैं, तो टोटल जो है 4 वेद होना चाहिए। हाँ, टोटल 4 वेद है, जिसको बोलते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर बोलता है कि रामायण के रचयिता कौन है, तो वो जो है वाल्मीकि थे रामायण का। ठीक है ना। और महाभारत का कौन था, तो महर्षि व्यास था, महर्षि वेद व्यास जिसको हम बोलते हैं। महाभारत के रचयिता कौन थे, व्यास, तो महर्षि वेद व्यास भी आप बोल सकते हो। फिर बोलता है कि गीता किस ग्रंथ का भाग है, तो गीता किस ग्रंथ का भाग है, तो महाभारत का भाग है गीता। फिर बोलता है कि पुराणों की संख्या कितने माने जाते हैं, तो 18 माने जाते हैं। फिर देखिए बोलता है कि संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, भाषा है, मूल्य है, परस्पर है, सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी होना चाहिए। देखिए नीचे देख लेता हूँ, सॉरी मूल्य था, इसका करेक्ट आंसर क्या था, मूल्य होगा सिर्फ। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। बोला गया है कि भारतीय समाज में विवाह का उद्देश्य क्या है। भारतीय समाज में जो विवाह का जो उद्देश्य है वो है परिवार निर्माण, सामाजिक स्थिरता और संतति, है ना, संतति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ये सभी होता है। फिर भी बोला गया कि संस्कार कितने माने जाते हैं, तो 16। आपको पता होगा 16 संस्कार होता है। चलिए फिर बोलता है कि गृहस्थ आश्रम का महत्व क्या है, तो समाज चलाना, धन अर्जन, उसके बाद परिवार। तो इसका करेक्ट आंसर ये तीनों सही है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर बोलता है 4 आश्रम कौन से हैं, तो 4 आश्रम कौन सा, 4 आश्रम कौन से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यानी संन्यास। चलिए फिर बोला गया है कि भारतीय संस्कृति का प्रसार कैसे हुआ, तो भारतीय संस्कृति का जो प्रसार हुआ वो कैसे हुआ, तो वो व्यापार से हुआ था, धर्म से भी हुआ था और शिक्षा से भी हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला कि लोक कला क्या है, लोक कला क्या है, तो देखते हैं नीचे। तो बोला गया कि जन सामान्य की कला है। क्या, जन सामान्य की कला। फिर यहाँ पे बोलता है कि शास्त्रीय कला क्या है, तो परंपरागत उच्च कला को बोलते हैं। फिर नीचे देखिए बोला गया है कि भारतीय संगीत कितने प्रकार का है, तो वो 2 प्रकार का होता है भारतीय संगीत। फिर बोलता है कि भारतीय संगीत के प्रकार कौन से हैं, तो वो होगा शास्त्रीय और लोक। फिर बोलता है कि नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, नृत्य भी 2 प्रकार का होता है। फिर देखिए बोलता है कि भारतीय नृत्य के प्रकार कौन से हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो वो होगा शास्त्रीय और वह लोक दोनों होगा। फिर बोलता है कि संस्कृति और धर्म का संबंध क्या है, संस्कृति और धर्म का संबंध क्या है, जुड़ा। क्या, जुड़ा यानी कनेक्टेड। फिर बोलता है कि सामाजिक मूल्य क्या है, तो सामाजिक मूल्य क्या होगा, नियम है, आदर्श है, व्यवहार है, तो ये सभी इनमें सभी होगा, ऑप्शन डी। फिर बोलता है कि राष्ट्रीयता क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा देश प्रेम होगा। क्या होगा, देश प्रेम। देशभक्ति का अर्थ क्या है, देशभक्ति का अर्थ क्या है, तो देशभक्ति का है कि देश प्रेम होगा। फिर देखिए बोलता है कि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता क्या है, तो भारतीय लोकतंत्र की जो विशेषता होती है वो है सौर सार्वभौमिक, मताधिकार, समानता और स्वतंत्रता, ये सभी आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बोलता है कि चुनाव आयोग का कार्य क्या है, तो चुनाव आयोग का जो कार्य होता है वो होता है चुनाव कराना। क्या होता है, चुनाव कराना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। फिर देखिए बोलता है कि संघवाद क्या है, तो संघवाद जो होता है वो केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन है।
इसके बाद बोलता है कि पंचायती राज किससे संबंधित है, तो वो है ग्रामीण शासन से संबंधित है। ठीक है, चलिए। फिर बोलता है कि ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा क्या है कि गांव की जनता को हम बोलते हैं ग्राम सभा। फिर बोलता है कि शहरी शासन किसके अंतर्गत आता है, तो शहरी शासन जो है नगर निगम के अंदर आता है। फिर बोलता है कि स्मार्ट सिटी का उद्देश्य क्या है, तो स्मार्ट सिटी का जो उद्देश्य होता है वो विकास होना चाहिए, तकनीक होना चाहिए और सुविधा भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये पे नेक्स्ट बोला गया है कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, तो स्वास्थ्य का जो अर्थ होगा वो होगा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक से सही होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा सभी। पोषण क्या है ना, तो पोषण का अर्थ होता है भोजन होता है, ऊर्जा होता है और पोषक तत्व होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। फिर अभी बोला गया कि टीकाकरण का उद्देश्य क्या है, तो टीकाकरण का उद्देश्य कि रोगों से बचाव, रोग से बचाने के लिए होता है। फिर बोलता है कि स्वच्छता क्यों जरूरी है, स्वच्छता क्यों जरूरी है, तो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, पर्यावरण के लिए जरूरी है और समाज के लिए जरूरी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। फिर देखिए बोला कि जनसंख्या क्या है, तो जनसंख्या क्या है, लोगों को बोलते हैं हम जनसंख्या, जन मतलब आदमी, तो लोग हो गया। फिर बोलता है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि का के कारण क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर कम। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोलता है शहरीकरण क्या है, तो शहर का विकास को हम बोलते हैं शहरीकरण, सिटी ग्रोथ। फिर बोलता है कि औद्योगिकरण क्या है, तो उद्योग विकास जहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं औद्योगिकरण। फिर बोलता है कि आर्थिक असमानता क्या है, तो धन अंतर है, क्या धन अंतर। फिर बोलता है कि भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है, भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है, तो अध्यात्मकता होगा। फिर बोलता है कि विविधता में एकता किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण होगा, तो वो देखिए ऑप्शन इसका बी हुआ संस्कृति का। फिर बोलता है कि भारतीयता का मुख्य आधार क्या है, तो वो संस्कृति, भाषा, धर्म सब आता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। फिर बोलता है कि मानव मूल्य क्या है, तो मानव मूल्य है जो नैतिकता आएगा, सदाचार आएगा, व्यवहार आएगा, सब आएगा। तो इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। फिर बोलता है कि सत्य का महत्व क्या है, तो वो जो सत्य का महत्व है नैतिकता, समाज है, धर्म है। तो ये सभी होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर बोलता है कि अहिंसा का महत्व क्या है, तो अहिंसा का जो महत्व होता है शांति, समाज, धर्म। तो सभी होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर बोलता है कि सेवा का अर्थ क्या है, सेवा का अर्थ क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है मदद, यानी हेल्प। इसके बोलता है कि कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, तो वो जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी। फिर बोलता है कि अधिकार क्या है, तो अधिकार क्या क्या होगा, सुविधा होगा, क्या होगा, सुविधा होता है। अधिकार क्या है, तो वो सुविधा है। फिर बोलता है कि भारतीय समाज का लक्ष्य क्या है, तो विकास, शांति और समानता होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। फिर है कि संविधान क्यों आवश्यक है, संविधान जो है क्यों आवश्यक है, तो शासन के लिए, कानून के लिए और व्यवस्था के लिए। तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बोलता है कि लोकतंत्र की आत्मा क्या है, तो होगा जनता, ऑप्शन बी। फिर बोलता है कि मतदान का महत्व क्या है, तो वो होगा मतदान का जो महत्व होता है वो होता है जिम्मेदारी होना चाहिए, अधिकार होगा और लोकतंत्र भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सब होता है इसमें। फिर बोलता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कब, 26 नवंबर को। फिर बोलता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर बोलता है कि शिक्षा का महत्व क्या है, तो शिक्षा का जो महत्व होता है वो होता है ज्ञान होना, विकास होना, जागरूकता होना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। साक्षरता क्या है, तो साक्षरता हम बोल सकते हैं तो पढ़ना लिखना जो हो वो साक्षरता में आता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोलता है कि डिजिटल इंडिया का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो वो है डिजिटल सेवाएं हैं, इंटरनेट है और तकनीक है, टेक्नोलॉजी।
तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी होगा। फिर बोलता है कि ई लर्निंग क्या है, तो ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा होता है। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, तो डिजिटल लेनदेन को हम बोलते हैं। फिर बोलता है कि यूपीआई क्या है, तो यूपीआई भुगतान प्रणाली को हम बोलते हैं यूपीआई। फिर आधार बोलता है क्या है, तो पहचान का आइडेंटिटी। फिर बोलता है कि पैन कार्ड का उपयोग किसके लिए होता है, तो टैक्स करने के लिए होता है। साइबर अपराधी क्या है, तो साइबर अपराधी क्या है वो देखिए, ये जो कहते हैं उनका ऑनलाइन अपराध होना, उसी को बोलता है साइबर अपराध। फिर बोलता है पासवर्ड क्यों जरूरी है, तो सुरक्षा के लिए, डेटा के लिए, गोपनीय के लिए, ये सभी होगा। फिर बोलता है कि ओटीपी क्या है, एक बार पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड को बोलते हैं ओटीपी। फिर बोलता है कि डिजिटल फ्रॉड क्या है, तो धोखाधड़ी को बोलते हैं डिजिटल फ्रॉड। फिर बोलता है कि ग्रीन एजेंसी क्या है, तो स्वच्छ ऊर्जा है। फिर बोलता है कि वन संरक्षण क्यों जरूरी है, तो वन संरक्षण जो पर्यावरण के लिए जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है, जलवायु के लिए जरूरी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पे है कि जैव विविधता क्या है, सॉरी जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता पौधे, जानवर या सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जीव विविधता होगा। क्या होगा, जीव विविधता। फिर बोलता है कि प्रदूषण क्या है, तो प्रदूषण क्या है, गंदगी है, हवा है, पानी है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी। फिर बोलता है कि जल प्रदूषण का कारण क्या है, तो जल प्रदूषण का जो कारण होता है वो कचरा है, उद्योग है और रसायन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बोलता है कि वायु प्रदूषण का कारण क्या है, तो वायु प्रदूषण का जो कारण है वो है वाहन, उद्योग और धुआं, तो ये सभी होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी। फिर बोलता है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण जो है शोर होता है, नॉइस, तो शोर को बोलते हैं, शोर जो होता है उसी को बोलते हैं। फिर बोलता है कि प्लास्टिक प्रदूषण क्यों हानिकारक है, तो ये देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन डी, जानवर के लिए भी होता है ना। उसके बाद पर्यावरण के लिए भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी होता है, तो इसका सभी उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बोलता है रिसाई रिसाइक्लिंग क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है पुनः उपयोग, पुनः उपयोग होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर बोलता है कि स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण क्या है, तो स्वच्छ ऊर्जा का जो है सौर होगा, पवन होगा और जल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। सतत विकास का लक्ष्य क्या, सॉरी लक्ष्य क्या है, तो सतत विकास का जो लक्ष्य होता है वो होता है सभी, वर्तमान, भविष्य और संतुलन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। फिर बोलता है कि मानव अधिकार क्या है, तो मानव अधिकार क्या है, तो अधिकार भी है, स्वतंत्रता भी, समानता भी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर पे नीचे देखते हैं, बोलता है कि भारतीय समाज का आदर्श क्या है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, शांति, समानता और भाईचारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट तो यहाँ पे टोटल आप लोग का ये इतना ही पेपर था, जो कि यूनिट 1 से इतना ही क्वेश्चन बनता आपका, ठीक है। यूनिट 1 से टोटल 300 प्लस क्वेश्चन बना। इसको कर लीजिए। ये आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो कैसे मिलेगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरा सोशल मीडिया का, जिसमें व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल वगैरह दिया गया है, तो आप जुड़िए और आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर कोई छात्र छात्राएं अगर किसी भी कारण से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। 9798298766, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको मैसेज कर देना, सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। 97 98 29 87 66, तो ये मेरा फोन व्हाट्सअप नंबर है, जिसमें आप मैसेज करके आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें हमको लगता है 300 प्लस जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इसमें से मान के चलिए 50 क्वेश्चन हमको लगता है आउट ऑफ सिलेबस इसमें दे दिया गया है, ठीक है। 50 क्वेश्चन लगभग आउट ऑफ सिलेबस होगा इसमें, हाँ 300 में, हमको लगता है ऐसा, ठीक है। तो चलिए आगे से आउट ऑफ सिलेबस नहीं दूंगा। यूनिट 2 का बहुत ही जल्द आने वाला है। इस वीडियो में को अच्छा से तैयारी कीजिए, और बाकी का भी आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी मैं लेकर के आऊँगा। पहले इस सब का एग्जाम दीजिए, एग्जाम से पहले आपको सारे पेपर की तैयारी करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, और जितना ज़्यादा हो सके ग्रुप में जुड़िए आप लोग, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।